हेलो प्लस वन क्लास, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले कल हमने डिस्कस किया था बोहर्स मॉडल। आज हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को आगे डिस्कस करेंगे। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर का रिलेशनशिप जो फर्स्ट टाइम दिया था वो दिया था डी ब्रॉगली ने। इसने क्या किया था, रिलेशनशिप दिया था पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर को एक इक्वेशन की फॉर्म में, जिसको कि डी ब्रॉगली इक्वेशन भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। लैम्डा डिनोट करता है हमारा वेव नेचर ऑफ मूविंग मटेरियल, एंड जो एम वी है वो होता है मोमेंटम, मतलब वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। लैम्डा हमारा वेव नेचर को शो करता है और एम वी हमारा पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो ये रिलेशनशिप डी ब्रॉगली ने हमें दिया था बिटवीन पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को उसने दो थ्योरीज का यूज़ करके दिया था। एक था अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ई वाज इक्वल टू एच न्यू। न्यू होता है हमारा सी अपॉन लैम्डा, तो ये फर्दर इक्वल था इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। जो सेकेंड रिलेशनशिप यूज़ किया था वो था आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ई होता है इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अगर इसको हम इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करके हमें क्या मिला, क्योंकि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स एच सी अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा, थोड़ा अरेंज किया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। या फिर अगर सी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट के अलावा अगर कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट हमने लेना हो तो लेमडा विल बी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन एम वी। अब एम वी मैंने बोला था, एम वी होता है मोमेंटम, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू एच अपॉन पी। या फिर हम बोल सकते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। लैम्डा हमारा शो करता है वेव नेचर को और पी हमारा शो करता है पार्टिकल नेचर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। दिस इज नोन एज डी ब्रॉगली इक्वेशन। नेक्स्ट है एविडेंसेस टू सपोर्ट वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रूफ जिससे कि हमें कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन की वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों होती हैं। सबसे पहले एविडेंसेस इन फेवर ऑफ पार्टिकल नेचर। क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर ब्राइट स्पॉट्स की फॉर्मेशन करता है। ब्राइट स्पॉट को सिंटिलेशन भी बोलते हैं। अभी जो सिंटिलेशन कॉज हुई है ये हुई है ड्यू टू पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सिंटिलेशन में ये एक पॉइंट की फॉर्म में लोकलाइज्ड हुए हैं, पार्टिकल की तरह लोकलाइज्ड हुए हैं। तो इससे कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन की कैसी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। इसके अलावा ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हैं दोनों के दोनों पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों प्रूफ हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कैसी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर होती है। नेक्स्ट है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वेव नेचर। इसके लिए डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रेड हॉट टंगस्टन फिलामेंट वाज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का बीम निकला उसको इसने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया और फर्दर उसको स्ट्राइक करवाया निकल क्रिस्टल के साथ। उसने देखा कि सामने उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, जैसे ही निकल क्रिस्टल से रेडिएशंस निकलती हैं वो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिंग्स की फॉर्मेशन करती हैं, जिनको कि डाइफ्रैक्शन रिंग्स बोलते हैं। अब जैसे ही इन रिंग्स की फॉर्मेशन हुई, ये जो रिंग्स थी ये बिल्कुल सिमिलर आ रही थी जैसे कि एक्सरेज थी। अब एक्सरे तो ऑलरेडी हमारी वेव नेचर को सपोर्ट करता था, तो ये मान लिया कि इलेक्ट्रॉन भी एक्सरे की तरह सेम डाइफ्रैक्शन रिंग्स की फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके पास वेव नेचर है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करने में हेल्प किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन। और मैटर वेव्स क्या होती हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती हैं, दैट मीन्स दीज वेव्स आर नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड है
These are emitted from a source. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत होती है, जबकि मैटर वेव्स के लिए किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है. क्यों? क्योंकि ये तो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं. थर्ड है these ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती हैं, और कितनी वेलोसिटी के साथ? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और जो मैटर वेव्स होती हैं ये अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, और इनकी वेलोसिटी हमेशा लेस देन होती है देन वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो बहुत हाई होती है, और उसको दिया जाता है फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू. न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. इस रिलेशनशिप से देते हैं हम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दूसरी हैं मैटर वेव्स. मैटर वेव्स जो होती हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ होती हैं, और इनको दिया जाता है बाय रिलेशनशिप लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. एम हमारा मास ऑफ पार्टिकल को शो करता है जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. ये है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव्स. Next is Heisenberg's uncertainty principle. It was given by Heisenberg in 1927. It may be stated as it is not possible to measure simultaneously the position and momentum of moving microscopic particle with absolute accuracy. कि कभी भी हम मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेज़र नहीं कर सकते हैं विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. या तो हम पोजीशन को मेज़र कर सकते हैं या तो हम उसके मोमेंटम को मेज़र कर सकते हैं. मैथमेटिकली डेल्टा एक्स शो करता है हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को, डॉट डेल्टा पी हमारा शो करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स बता दिया मैंने क्या होता है, डेल्टा पी बता दिया. जो डेल्टा पी है इसको हम m डेल्टा वी भी बोलते हैं. दैट मीन्स डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. m डेल्टा वी कहाँ से आया? m होता है मास हमेशा कांस्टेंट होता है. डेल्टा v हो गया अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि p होता है इक्वल टू एम वी यानी मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो m कांस्टेंट था तो इसको लिख दिया, वो चेंज नहीं करेगा, इसको हमने डेल्टा साइन से बाहर लिख दिया तो ये आ गया m डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक यूज़ है कि ये हमें प्रूफ देता है कि कभी इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. इसके लिए एक प्रूफ है, अगर हम एज्यूम करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड है. अगर वो न्यूक्लियस के इनसाइड है तो जो उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है वो हमेशा होनी चाहिए लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. यानी उसकी वेलोसिटी हमेशा किससे कम होनी चाहिए? लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट से, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड. अब एज्यूम कर लेते हैं कि मान लिया कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो डेल्टा वी है. अभी हमने इसको फाइंड करना है कि क्या ये आती है वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम या फिर ज़्यादा आती है. अगर इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, दैट मीन जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा नहीं हो सकती है. यानी अगर न्यूक्लियस का डायमीटर है 10⁻⁻15 तो कभी भी पोजीशन इससे ज़्यादा वेरी नहीं कर सकती है. तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स कितना है हमारा 10⁻⁻15 मीटर. अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg. तो डेल्टा वी कितने के इक्वल आ जाएगा? डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी होना चाहिए हमेशा h अपॉन 4 पाई, या फिर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय m डेल्टा वी होना चाहिए h अपॉन 4 पाई के इक्वल. अब डेल्टा एक्स तो हमने ज्यूम कर लिया कि वो 10⁻⁻15 है, तो सारी वैल्यूज़ पुट की तो डेल्टा वी की वैल्यू आई 5.79 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड. पर अगर वो न्यूक्लियस के अंदर होता तो उसकी वेलोसिटी कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी. यानी उसकी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए थी मोर देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ये तो ज़्यादा आ रही है. इसका मतलब है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, या फिर बोलो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता है.
आप इसको रिवर्स केस में भी ट्राई कर सकते हो। आप वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर सकते हो और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड करके देख सकते हो कि क्या ये इसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो न्यूक्लियस के अंदर या फिर बोलो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल आती है, बड़ी आती है या उससे छोटी आती है। तो इससे ये प्रूव करने में हेल्प की हेजनबर्ग ने कि कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।